आज टाइम से आ जाना सुजाता, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोरोना के समय ने तो वैसे ही बोर करके रख दिया है। अब बड़ी कठिनाई से आज गेट टुगेदर का प्रोग्राम बना है। मिस मत करना। जया बता रही थी कि उसने तुझे पिछले हफ्ते भी अपने बेटे के बर्थडे पर बुलाया था और तू गई नहीं थी। वैसे तू गई क्यों नहीं थी? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, तू तो जानती है कि सुधीर के प्रोग्राम, उन्हें अपने क्लब का प्रोग्राम अटेंड करना था और मुझे भी हमेशा की तरह टांग कर ले गए। यार, जाकर बड़ी बोर हुई। वहाँ क्लब की महिलाएं जो भजन कीर्तन शुरू कर देती हैं, मन करता है कि वहाँ से भाग खड़ी हो जाऊं, पर बैठी रहती हूँ। और पता है वहाँ महिलाएं क्या करती हैं? एक दूसरे के बच्चों की शादी में इतनी दिलचस्पी लेती हैं कि पूछो मत। मुझे उन लोगों की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। तो तू जीजा जी को साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुझे भजन मंडली में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्यों अपना मन मारती है? कभी कभी कह भी देती हूँ तो वे मुंह लटका लेते हैं, कहते कुछ नहीं पर अपनी नाराज़गी दिखा देते हैं। यार सच में, पति अगर उम्र में 10 साल बड़ा हो तो निभाना आसान नहीं है ना। कितना फ़र्क होता है दोनों की शौक़ों में। मेरी दोस्त प्रिया ने फ़ोन रख दिया तो मैं यूं ही अपने फ्लैट की बालकनी में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मुझसे 10 साल बड़े हैं सुधीर, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी शादी घर वालों ने वैसे ही तय किया था जैसे कि पुराने ज़माने की सोच वाले माता पिता तय करते थे। मैं 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। सुधीर अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाता पीता परिवार, बस और क्या देखना था। हो गया विवाह, 2 बच्चे भी हो गए, दोनों अब विदेश में पढ़ रहे हैं। सुधीर को मेरा जॉब करना पसंद नहीं था तो नहीं कर पाई। ऊपर ऊपर से देखने में सबको लगता है कि मुझसे सुखी औरत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होगी, पर ये जो सुधीर और मेरी उम्र में 10 साल का अंतर है ना, इसने मेरे जीवन पर अजीब सा प्रभाव डाला है। धीर गंभीर सुधीर जैसे मुस्कुराना भी नहीं जानते, हंसी ठहाके दूर की बात है। मेरे सजने संवरने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। हर गलती पर ऐसे टोकते हैं जैसे कोई अध्यापक हो। हर समय ज्ञान, हर बात पर ज्ञान। हमारे जीवन में कोई रोमांच नहीं, सपाट दौड़ता गया है जीवन। उन्हें पूजा पाठ में रुचि है, बस मैं उनसे बिल्कुल उल्टी। मुझे हर समय मजाक, हंसी मस्ती सूझती है, पर करूँ किससे? कभी कोई जोक मारती हूँ तो ऐसे देखते हैं जैसे कितनी बकवास कर दी है। कभी कभी मैं चिढ़कर कह भी देती हूँ, अरे यार जोक मारा है, थोड़ा मुस्कुरा सकते हो। तो वे कहते हैं, क्या बचकानी बातें कर रही हो? और फिर मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं हंसूं भी। क्या किया जाए, सुधीर और मेरी उम्र में जो अंतर है वो तो है ही, हमारे स्वभाव व्यवहार में भी बहुत फ़र्क है। कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग लोग साथ जीवन काट जाते हैं। यह आजीवन कैद जैसा जीवन नहीं होता। उस दिन इतवार था, मैंने सुबह ही कह दिया था कि बहुत दिन हो गए हैं, आज शाम को चाट और पानी पूरी खाने चलेंगे। हम गए भी। वहाँ जाकर एक कोने में खड़े होकर बोले, तुम्हारे साथ आ तो गया हूँ पर कुछ खाऊंगा नहीं। क्यों? मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सब हजम हो जाता है, सब कुछ खाती घूमती हो। ये सुनकर मेरा मन खराब हो गया। इससे अच्छा तो मैं किसी सहेली को लेकर आ जाती। ये दूर खड़े अपने फ़ोन में बिजी हो गए। मैं अकेली गोलगप्पे खाने लगी। उस दिन सिर्फ तीखे पानी से मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले थे, अजीब से शोभ से भरे आंसू थे वे। कभी कभी मुझे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि बस निपटाने के चक्कर में मेरा विवाह करवा दिया। कुछ भी तो नहीं मिलता हम दोनों में, कुछ भी तो एक जैसा नहीं है। अभी कुछ वर्षों से तो सुधीर ने क्लब ज्वाइन कर लिया है और साथ में मेरी मेंबरशिप भी ले ली है। अब ये क्लब तो वो क्लब नहीं है जहाँ वीकेंड में जाकर मस्ती की जाती है।
इनका ग्रुप क्लब में जाकर सत्संग भजन कीर्तन करता है। ये चाहते हैं कि मैं भी आंखें बंद कर तालियां बजाते हुए भक्ति रस में डूबी रहूं, पर मुझे श्रृंगार रस और हास्य रस सूझता है। फिल्म देखने का मन करता है, खिलखिलाने का मन करता है। शारीरिक रूप से सब ठीक ही चल रहा है, पर मन की भी तो एक ज़रूरत है। मानसिक स्तर पर भी तो संग साथ चाहिए होता है। आजकल हम दोनों सुबह की सैर पर एक साथ जाने लगे हैं। वहाँ जाकर ये उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो लाफ्टर योगा के नाम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। ये वही लोग हैं जिन पर मैं अब तक मन ही मन हंसती थी कि हाँ झूठे मूठे हंस रहे हो। घर जाकर कभी घर वालों से हंसी ठट्ठा कर लो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में तो ऐसे सड़े मूड में रहेंगे, यहाँ आकर पता नहीं क्यों हो करना है। अब क्या, सुधीर भी तो यही कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरे जोक्स पर हंस सकते हैं। मैं अभी मन ही मन अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि सुधीर का ऑफिस से फ़ोन आ गया। क्या कर रही हो? आप ही के बारे में सोच रही थी। क्या? बताओ तो ज़रा। नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो, इस वीकेंड अमित ने क्लब में एक पार्टी रखी है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। पहले पूजा है, फिर डिनर। तो मैं डिनर के टाइम ही आ जाऊंगी। सुजाता, ऐसा नहीं कहते। पूजा में भी बैठना चाहिए। मुझे वीकेंड में पिक्चर देखनी है। फिर से कोरोना का नया वेरिएंट सुनने में आ रहा है। भीड़ से बचना चाहिए। क्लब में आपकी भजन पार्टी में भीड़ नहीं होती क्या? अरे वो तो धर्म कर्म की चीज़ है। मैं कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ा ज्ञान आया। सुजाता, मना मत किया करो। सोशल सर्कल ज़रूरी है। मेरे शरारती मन ने अंगड़ाई सी ली। कहा, वहाँ कोई मुझ पर मर मिटा तो? फिर तुमने फालतू बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर मुझे समझाकर सुधीर ने फ़ोन रख दिया, पर अब मुझे शरारत सूझ चुकी थी। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरिंग लाइफ। कुछ तो मज़ा होना ही चाहिए। अमित की पार्टी के लिए मैंने खास तैयारी की। फिगर तो मेरा सुंदर है ही, खूब ध्यान रखती हूँ अपना। मैंने उस दिन बहुत स्टाइलिश तरीके से साड़ी पहनी, स्लीवलेस ब्लाउज, सुंदर सी हील, शोल्डर कट बालों को बढ़िया कर्ल किया, शानदार मेकअप। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सुधीर ने अपनी बाहों में भर लिया। ये तुम किसके लिए इतना तैयार हो गई हो डार्लिंग? तैयार तो पिक्चर के लिए होना था, पर आप भजन कीर्तन में ले जा रहे हो तो कम से कम मैं तैयार तो अपनी मर्जी का हो ही सकती हूँ। अमित की पत्नी छाया अच्छा खासा फैली हुई महिला है। ड्रेसिंग सेंस जीरो है। मुझे अक्सर जलन के भाव से देखती है। मैं ठहरी औरत दूसरी औरत के मन के भाव पढ़ने में एक्सपर्ट। पुरुष बेचारे ये सब नहीं जानते। ये गुण तो हमें ही मिला है। अमित स्मार्ट है और पार्टी में तो काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। मेरी ही उम्र का होगा। सुधीर को सर कहता है, मेरा नाम लेता है। छाया मुझसे 3 साल छोटी होगी। भजन चल रहे थे तो मैं अनमनी सी उठकर स्विमिंग पूल के पास आकर टहलने लगी। सबको अंदाज़ा है कि मैं भजन कीर्तन के दौरान बहुत देर तक नहीं बैठती, बाहर टहलती रहती हूँ। आज तो मज़ा तब आया जब अमित भी उठकर मेरे पीछे आ गया। ये देख मैं चौंकी। अरे आपकी तो पार्टी है, आप क्यों उठकर आ गए? मुझे सुधीर पर कितना भी गुस्सा आता हो, पर मैं उन्हें प्यार भी करती हूँ। पर पुरुष में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती कि बात बढ़े। हाँ, अभी शरारत सूझी थी तो मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, आज आप बहुत अच्छे और खुश लग रहे हैं। अमित के अंदर जो फ्लर्ट पुरुष है वो पत्नी की अनुपस्थिति में जाग उठा। बोला, आप तो हमेशा ही स्मार्ट लगती हैं, पर आज तो गजब ही ढा रही हैं। मैं बस थैंक यू कहते हुए मुस्कुरा दी। चलिए बैठते हैं, कहते हुए मैं ओपन प्लेस में रखी एक चेयर पर बैठ गई कि तभी सुधीर भी आ गए और अमित से कहने लगे, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्तन किसके लिए रखवाया है? मैं बस यूं ही आ गया था सर, आप बैठिए। अब बस भोग का टाइम हो ही रहा है, जरा देखता हूँ, कहकर अमित चला गया। तो सुधीर ने मुझसे पूछा, क्या कह रहा था? तारीफ कर रहा था। मैं खुश हो गई। तुम तो कंजूस हो तारीफ करने में। अमित हमेशा मेरी तारीफ करता है, इससे थोड़ा दूर रहा करो, बेकार आदमी है। सुधीर,
यहाँ अब आम पति बन गए। मैंने छेड़ा, अरे इसमें क्या बुरा है, अच्छी बातों की तो तारीफ होनी ही चाहिए। बस मैंने कह दिया ना कि इससे दूर रहा करो, तो मुझे यहाँ लाते ही क्यों हो। ठीक है, अब मत आया करना। शायद छाया ने भी मुझे अमित से बातें करते देख लिया था। मैं आज लग भी तो रही थी एकदम ब्यूटीफुल। मनीष, सुहास, अमर और रंजीत भी बहाने से मुझसे बातें करने आ रहे थे। सुधीर के माथे पर त्योरियां ही रही, जिन्हें देखकर मुझे आज खास मज़ा आया। इसके बाद एक पार्टी और हुई, जहां मैं इस तरह तैयार होकर गई कि पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी मुझे देखती रह गई। घर आकर सुधीर का मुंह उखड़ा ही रहा। चिड़चिड़ शुरू हो गई। अपनी पत्नी सामने है तो भी दूसरे की पत्नी को घूरते रहेंगे। मुझे देखो, किसी की पत्नी की तरफ आंख भी नहीं उठाता। अब तुम क्लब कम ही जाया करो, नहीं तो मेरा सबसे झगड़ा ही हो जाएगा। अपनी फ्रेंड के साथ ही प्रोग्राम बनाकर एंजॉय किया करो। मैंने भोला चेहरा बनाए हामी भर दी और उनके गले में बाहें डाल दी। मैंने चैन की सांस ली। जान बची लाखों पाए। अब मैं जी भर कर एंजॉय कर पाऊंगी अपनी उम्र की सहेलियों के साथ। सुधीर अपने क्लब में खुश, मैं अपनी सहेलियों के साथ खुश, जिन्हें भजन कीर्तन नहीं, पिक्चर्स, खाना पीना अच्छा लगता है। उम्र के अंतर चलते हम दोनों के स्वभाव में फ़र्क है। उसे रो रो कर क्या निभाना, कुछ तो करना पड़ता है ना, कि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो और दोनों खुश भी रह लें। और हाँ, अपनी इस हरकत से मैं ये भी समझ पाई कि हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सुधीर के क्लब में भजन कीर्तन से पीछा छूटने पर मैं अपने आप को शाबाशी देते नहीं थक रही थी। और फिर एक दिन ऑफिस से ही सुधीर ने फ़ोन किया, सुजाता, रविवार को हमारे पत्थर वाले बाबा आलोक के घर मिलने आ रहे हैं। उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बताया, तो मैंने उनके दर्शन का समय मांग लिया। चलेंगे, वे वहीं ठहरे हैं। मैं तुम्हें कहता नहीं, पर उन्होंने विशेष रूप से तुम्हें साथ लाने के लिए कहा है। ओह नो, फिर? यार एक बात बताओ, ये पत्थर वाले बाबा का क्या नाम हुआ? कई बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, बहुत बिजी हूँ। सुधीर ने फ़ोन रख दिया। पत्थर वाले बाबा, एक नंबर का धूर्त, आंखें ऐसी जैसे आंखों से ही खा जाएगा, ऊपर से नीचे तक शरीर को तौलती आंखें। ये इन पुरुषों को दिखता नहीं क्या कि इनकी पत्नियों को, बेटियों को कैसे घूरा जाता है। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें इनकी भक्त कैसे हो सकती हैं। हम अपनी लाइफ की समस्याओं को खुद क्यों नहीं निपटा सकते, जो इन जैसों के सामने झुके चले जाते हैं। ये सही तरह से इंसान ही नहीं बन सके, इन्हें क्यों ईश्वर का रूप समझ लिया जाता है। किस बात का डर है आम इंसान को। ये बाबा लोग हमारे दुख दूर कर देंगे। मुझे आलोक की बहन अनीशा की बात याद आ गई, जो उसने पिछली बार मिलने पर कही थी। भाभी, आलोक भैया को समझाइए ना, इन बाबा को घर पर ना बुलाया करे, ये ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। सुमन भाभी और माँ भी इनके दर्शन करने के लिए बेचैन रहती है। बस आप ही मेरी तरह इन्हें इग्नोर करती हैं। भाभी कुछ कर सकती हैं। अनीशा और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आलोक की फैमिली जब भी कहीं गई है, अनीशा को पढ़ाई के लिए मेरे पास छोड़ गई है। मैंने अनीशा को फ़ोन किया। कपटी फिर आ रहा है अनीशा? वो हंस पड़ी। खबर मिल गई आपको? हाँ, स्पेशल इनविटेशन है। सुमन और आंटी तो स्वागत की तैयारियों में जुटी होंगी। हाँ, भाभी को सबसे पहले पार्लर जाना याद आया। सच? हाँ भाभी, मुझे तो लगता है कि वे यहाँ भाभी से मिलने ही आते हैं। कहकर अनीशा जोर से हंसी, तो मैंने झूठ ही डांटा, खबरदार अपनी भाभी का मजाक नहीं बनाते। आप ही से कह सकती हूँ, वे तो भाभी से फ़ोन पर भी टच में रहते हैं। उनका कहीं शिविर होने वाला है। भाभी वहाँ जाकर रहने की सोच रही हैं। आजकल भाभी सचमुच बहुत एक्साइटेड घूम रही हैं। अनीशा, ये बहुत चिंता की बात है, कुछ तो करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता भाभी, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है। उनके आने के टाइम पर मैं तो अपने फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। मैंने सोच लिया है, मैं तो मेंटली इन ड्रामों से थक चुकी हूँ। अच्छा भला नाम है वीरेंद्र, दुनिया को पत्थर की दुनिया कहते हैं, तो पत्थर वाले बाबा हो गए। आशीर्वाद देने के बहाने जिस तरह से छूते हैं ना, घिन आने लगती है। पर अपने घर वालों को क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, साथ दोगी?
फिलहाल तो सुमन के सिर से इनका भूत उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शिविर में जाकर बैठ जाएगी और आंटी झींकती भी रहेगी और कुछ कह भी ना पाएंगी। बोलो भाभी, क्या करना है? मैंने और अनीशा ने बहुत देर तक काफ़ी बातें की, अच्छा खासा प्रोग्राम बनाया और फ़ोन रख दिया। आलोक के घर जाने वाले दिन जब मैं बिना कोई तमाशा किए आराम से तैयार होने लगी तो सुधीर को बड़ी हैरानी हुई। बोल ही पड़े, क्या हुआ? बड़ी शांति से जाने के लिए तैयार हो रही हो? ये सुनते ही मुझे हंसी आ गई तो वे और चौंके। ध्यान से मुझे देखा, उनकी आंखों में तारीफ के भाव देख मैं हंस पड़ी। हाँ हाँ, जानती हूँ कि अच्छी लग रही हूँ। तुम तो ऐसे तैयार हो गई हो जैसे किटी पार्टी में जा रही हो। वीरेंद्र ने बुलाया है, सजना तो पड़ेगा ही। मुझे शरारत सूझी तो वे बुरा मान गए। कैसी बकवास करती हो? इतनी कम उम्र में वह बाबा बन गया तो अरमान तो ख़त्म नहीं हो गए होंगे ना, वरना मुझे विशेष रूप से बुलाने का क्या मतलब था? पुरुष भक्त काफ़ी नहीं है? जिसने घर संसार न बसाया हो उसके लिए ऐसी बातें करनी चाहिए? कितना त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, सब कुछ तो त्याग रखा है। तुम जैसी महिलाओं के कारण धर्म खतरे में है। सुधीर ने जब यह ताना कसा, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने अपने मन में और पक्का ठान लिया कि मिस्टर वीरेंद्र का तो भांडा फोड़ करके रहूंगी। मैं चुप रही। सुमन के घर पहुँचे, ऐसे दृश्य तो अब मेरे लिए आम रह ही नहीं गए हैं। पूरी तरह बाबाओं के प्रति अंधविश्वास में डूबे पति के कारण मैं ये अनुभव काफ़ी झेल चुकी हूँ। सुमन जिस तरह से तैयार थी और जिस तरह से उसकी नज़र इस फर्जी बाबा को निहार रही थी, मुझे समझने के लिए कुछ शेष न रहा था। किचन में मेरी और अनीशा की कुछ ज़रूरी बातें हुई। मैं वीरेंद्र को प्रणाम करने उसके पास गई, उस पर अपना जाल फेंका। उसे तो फंसना ही था। अनीशा दूर खड़ी मेरा और वीरेंद्र का वीडियो बना रही थी, जो हम बाद में सुमन को दिखाने वाले थे। पुरुष बस 5-6 ही थे जो एक कोने में बैठे थे। सजी सवेरी महिलाओं पर वीरेंद्र की नज़रें यहाँ से वहाँ घूम रही थी। आशीर्वाद देने के बहाने उसने मुझे कई बार छुआ। मन हुआ कि एक जोर का थप्पड़ मारकर सारी मस्ती भुला दूं, पर इससे क्या होता? लोग मुझे बुरा भला कहते और फिर यह मजमा कहीं और लगता। अभी मेरा एक ही उद्देश्य था कि सुमन के सिर से बाबा का भूत उतरे। वह मेरी अच्छी दोस्त थी, पर इस समय इस कपटी के हाथों कोई नुकसान न उठा ले, बस यही चिंता थी मुझे। वैसे वीडियो बन गए थे जैसे मुझे चाहिए थे। जब सब हो गया, वीरेंद्र और उसके साथी चले गए। हमें खाने के लिए रोक लिया गया था। सबसे फ्री होकर मैं, अनीशा और सुमन थोड़ी देर साथ आ बैठे। फिर अनीशा चाय बनाकर लाती हूँ कहकर बाहर चली गई। मैंने बात छेड़ी, कहो कैसा रहा बाबा का दर्शन? वह यूँ शर्मा गई तो मेरा दिमाग घूम गया। क्यों भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों शर्म से लाल हो रहा है? मुझे बाबा के प्रवचन अच्छे लगते हैं। मैं कुछ दिन उनके शिविर में जाकर रहने वाली हूँ। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा और तुम्हारा घर कौन देखेगा? सब ईश्वर की मर्जी से ही तो होता है। ईश्वर क्या तुम्हारे बच्चों का होमवर्क करवाएंगे? सुधीर भाई जैसी भक्ति क्यों नहीं रखती तुम? उसने चिढ़कर कहा। मैंने तो आज ठान ही लिया था, इसीलिए क्योंकि ये बाबा उनकी कमर नहीं सहलाते, बहाने से बार बार उन्हें नहीं छूते। हम महिलाओं को जो इन पाखंडियों के स्पर्श से घिन आती है, उसका सुधीर जैसों को कहाँ अंदाज़ा होता है। क्यों इन पर मोहित हुई चली जा रही हो? ये वीडियो देखोगी? आज का ही है, ये देखो। कितनी बार मेरे करीब आने की कोशिश की है आज इस लंपट ने, देखो। कहते हुए मैंने उसे वीडियो दिखाए जहाँ वह वीरेंद्र मुझ पर लट्टू हो होकर पास आए जा रहा था। ये वीडियो देख सुमन का मुंह लटक गया। मैंने कहा, दोस्त हो मेरी, तुम्हें बेवकूफ़ी करते हुए नहीं देख सकती। और सुधीर पति हैं, इन सब बातों पर रोज़ तो उनसे नहीं लड़ सकती ना। फिर भी कोशिश तो कर ही रही हूँ। आज जाकर ये वीडियो उन्हें भी दिखाऊंगी। तुम जैसे भक्तों को सुधारने में जितनी मेहनत करनी पड़े करूँगी। इतने में अनीशा चाय लेकर आ गई। मैंने उसे इशारे से बता दिया कि काम हो गया है। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें करके हम वहाँ से चलने के लिए निकले।
सुधीर ने विदा लेते हुए सुमन से कहा, भाभी अच्छा आयोजन था, ऐसे ही फिर किसी प्रोग्राम में जल्दी मिलते हैं। सुमन ने बेदिली से कहा, नहीं भाई साहब, किसी और दिन ऐसे ही मिल लेंगे। मिलने के लिए ऐसे ही आयोजन रह गए हैं क्या? सुमन के इस जवाब पर सुधीर ने मुझे घूर कर देखा। मैं जोर से हंस पड़ी। कहा, और क्या, आ जाओ हमारे घर वीकेंड पर, साथ डिनर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या सेलिब्रेट करना है? अनीशा और मैं बस खुलकर हंस दिए। कहा, कुछ नहीं। सुमन भी सब समझ गई थी और फिर वह भी हंस पड़ी। जानकी जी के दो बेटे थे, बड़ा अनुज और छोटा मयंक। उनके बड़े बेटे की उम्र करीब 26 वर्ष थी। वह उसके लिए एक पढ़ी लिखी व सुघड़ लड़की की तलाश में थी, परंतु स्वभाव से कंजूस जानकी जी के यहाँ कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार ना था। एक दिन जानकी जी अपने बड़े बेटे के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, तो उनकी एक सहेली को उनका बेटा अनुज अपनी बेटी मीरा के लिए पसंद आ गया। जानकी जी भी मीरा की सादगी पर मुग्ध हो गई और दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से दोनों बच्चों की सगाई तय कर दी। शादी की तैयारियों के चलते जानकी जी सुनार की दुकान पर सोने का भाव पता करने गई। सुनार से सोने का भाव सुनकर जानकी जी हक्की बक्की रह गई। शादी के लिए जेवर बनवाने के नाम से उन्हें चक्कर आने लगे थे। उनके चालाक दिमाग में कुछ खुराफात दौड़ने लगी। कंजूसी की आदत से मजबूर जानकी जी ने अपनी पुरानी अंगूठी पर पॉलिश करवाकर बेटे की सगाई के लिए तैयार करवा ली और विवाह के लिए भी कुछ पुराने जेवर सोने का पानी चढ़वाकर तैयार करा लिए। जो रुपए अनुज ने जेवर बनवाने के लिए माँ को दिए थे, वह सब रुपए उन्होंने अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लिए। सगाई वाले दिन उनके अनुज ने वह अंगूठी मीरा की उंगली में पहना दी। शादी कर जब मीरा घर आई तो जानकी जी उससे बोली, बहू घर के कामकाज में इन जेवरात की पॉलिश उतर जाएगी, तुम इन्हें उतार कर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सब चीज़ें संभाल कर रख देती हूँ। जब कभी पहनने का मन हो तो मुझसे ले लेना। अब जब भी कभी मीरा माँ जी से अपने जेवर मांगती तो जानकी जी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देती। मीरा को अपनी सास की ये आदत बहुत बुरी लगती, परंतु बहू होने के नाते वह जानकी जी को कुछ न कह पाती थी। अगले साल जानकी जी के दूसरे बेटे की मयंक की सगाई तय हुई। जानकी जी ने मयंक की सगाई के लिए भी वही अंगूठी निकालकर बेटे के हाथों में दे दी। ये सब देखकर मीरा कुछ बोलती इससे पहले ही जानकी जी ने मीरा को अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया था। अगले हफ्ते मयंक और रितु की सगाई थी। मयंक ने वह अंगूठी उसकी होने वाली दुल्हन रितु की उंगली में पहना दी। बड़े भाई अनुज की तरह मयंक भी अपनी माँ की चालाकी के बारे में कुछ न जान पाया था। इस प्रकार जानकी ने पैसे बचाने के लिए चालाकी से बड़ी बहू का सारा जेवर छोटी बहू को चढ़ा दिया और बेटे से मिले रुपयों को फिर अपनी तिजोरी में रख लिया। इन सब की भनक उन्होंने किसी को न लगने दी। कुछ ही दिनों में मयंक और रितु की शादी हो गई और रितु भी ससुराल आ गई। रितु समझदार व तेज तर्रा लड़की थी। वैसे तो उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी जानकी जी ने सभी जेवर संभाल कर रखने के बहाने रितु से भी वापस ले लिए। जल्दी ससुराल में मीरा और रितु दोनों अच्छी दोस्त बन गई। कुछ दिन बाद रितु को अपनी दोस्त की शादी में जाना था। उसने जानकी जी से पहनने के लिए जेवर मांगे। रितु थोड़े तेज स्वभाव की थी तो जानकी जी उसे मना ना कर पाई, इसलिए उन्होंने सारे जेवर निकाल कर रितु के हाथ में दे दिए। जब वह सब मीरा ने देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा और उसने सारी बात रितु से कह सुनाई। माँ जी की सारी कहानी सुनकर रितु का माथा ठनक गया। उसे अपनी सासू माँ पर बहुत गुस्सा आया। सासू माँ ने चालाकीवश दोनों बेटों और दोनों बहुओं को ठग लिया था। अब उसने मीरा भाभी के साथ हुए अन्याय पर आवाज़ उठाने का फैसला ले लिया था। रितु अपनी दोस्त की शादी से वापस आ गई, परंतु उसने कई दिन तक सासू माँ को जेवर वापस ना किए। जानकी जी भी कई बार रितु से सामान वापस ही बात कहती, परंतु वह हर बात टाल जाती। अब तो जानकी के धैर्य की सीमा खत्म होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने रितु को बुलाकर कहा, रितु तुम सारा जेवर लाकर मुझे वापस दे दो, मैं उसे संभाल कर रख लूँगी। रितु तो कब से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी।
इतना सुनते ही वह निर्भीक स्वर में जानकी जी से बोली, कौन सा जेवर माँ? आपका पुराना जेवर? मीरा भाभी को शादी में दिया गया जेवर या फिर मेरा? आप ही बताइए, वह जेवर किसका है? मैं उसे ही लौटा दूंगी। जानकी जी को रितु से ऐसे प्रत्युत्तर की उम्मीद न थी। उसकी बात कड़वी भले ही थी परंतु सत्य थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी। रितु ने कहा, माँ जी, अगर आपने जल्दी ही इस जेवर का ठीक से बंटवारा नहीं किया तो मैं अनुज भैया और मयंक दोनों से इस बारे में सब कुछ कह दूंगी। जानकी जी जानती थी कि बेटों ने तो उसे जेवर बनवाने के लिए पूरे पैसे दिए थे। अगर यह बात बेटों तक पहुंची तो उनकी पोल खुल जाएगी और उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जानकी जी ने तुरंत तिजोरी की चाबियां निकाली और तिजोरी में रखे हुए जेवर और जो रुपए अनुज ने जेवर बनवाने के लिए दिए थे वह सब दोनों बहुओं के हवाले कर दिया और भविष्य में ऐसा लालच कभी ना करने की कसम खाई। सब कुछ ठीक हो गया था तो मीरा ने जेवर का बंटवारा करने की बात रितु से कही। इस पर रितु ने सारे जेवर मीरा भाभी के हाथ में थमा दिए और कहा, भाभी ये जेवर मेरा नहीं है, इस पर तो सिर्फ आपका ही हक है। और भाभी कुछ गलती तो आपकी भी है। यदि अन्याय करने वाला गलत है तो सहने वाला भी उसका पूर्ण रूप से भागीदारी है। अगर आप माँ की गलतियों के विरुद्ध उसी समय आवाज़ उठाकर उस समय उनका विरोध करती तो इस परेशानी का अंत पहले ही हो जाता। मीरा अपने सीधे व सरल व्यवहार के कारण जानकी जी को न बदल सकी, परंतु वही रितु ने समझदारी से जानकी जी को अच्छा सबक सिखा दिया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।